हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब के लिए फिर से लेकर आई हूँ एक और नई कहानी, नफरत से मोहब्बत भाग 1। तो दोस्तों, कल मैंने जो स्टोरी अपलोड करी थी, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि वो इस स्टोरी को पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं आज नई स्टोरी आप सब के लिए अपलोड कर रही हूँ। रात का वक्त, मुंबई सिटी। कहते हैं कि मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ पर कभी भी रात नहीं होती है, और जहाँ रात नहीं होती है वहाँ बुरे काम थोड़ी से कम होते हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो अब हम अभी जानेंगे इस कहानी में। मुंबई के एक जंगल में, जहाँ पर एक महल टाइप का बहुत बड़ा सा घर बना था, वहीं पर कुछ लोगों को बंद करके रखा गया था, और वो लोग बहुत ही ज़्यादा गिड़गिड़ा रहे थे और तेज तेज रो रहे थे। कुछ 4 से 5 लोग रहे होंगे। उनमें से एक सामने खड़े आदमी की तरफ देखकर बोलता है कि जिन जिन लोगों ने उन्हें बांध के रखा था उनकी तरफ देख के बोलता है कि साहब, आप ही हम सबको मार दो ना, क्यों उन लोगों के आने का इंतजार मत करो आप। जब हमें मरना ही है तो फिर हम चाहे भी किसी भी हाथों से मरे, आप ही हमें मार दो। हम मरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बस बस आप हम सबको अभी के अभी गोली मार दो ना साहब, क्यों हमें इतना ज़्यादा रुला रहे हो। तभी दूसरा आदमी भी अब जमीन पर अपना सर पटक कर रोते हुए बोलता है कि सर सर प्लीज़, आप हमें मार क्यों नहीं देते हो, मार दो ना, आप जहर दे दीजिए, हम आराम से खा लेंगे। भूखे शेर के सामने डाल दीजिए आप, मगरमच्छ वाले पानी में डाल दीजिए आप, बस उनके आने के पहले ही मार दीजिए मुझे। हम नहीं मरना चाहते हैं उनसे, प्लीज़ प्लीज़ मार दीजिए हमें। ये सुनकर सामने खड़े आदमियों को भी एकदम से हटाकर एक आदमी आगे आता है। उम्र लगभग 25 साल की करीब होगी, थोड़ा सा सांवला सा रंग, हाइट 5 फुट 6 इंच, काली आंखें, लेकिन बॉडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी, देखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वो बंधे हुए आदमियों की तरफ देख के बोलता है कि मरना तो तुम्हें है, लेकिन सर आ जाएंगे तो वो ही तय करेंगे कि तुम सबको कैसी मौत देनी है, अभी हम तुम सबको नहीं मार सकते हैं। ये सुनकर तो सारे के सारे आदमी के गले में एकदम से सांस अटक गई थी, और जब सब जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, प्लीज़ प्लीज़ लकी साहब, हमें मार दीजिए आप, प्लीज़ हम सर के हाथ नहीं मरना चाहते हैं, आप हमें अभी से गोली से मार दीजिए। और तभी लकी भी बैठकर एक आदमी के चिन्ह को पकड़कर बोलता है कि अब ज़्यादा चिल्लाया ना तो फिर सर को बोल देंगे हम कि बहुत ही ज़्यादा पकाया है तुम सब ने मुझे, फिर तुम देख बिना क्या होगा तुम्हारा। ये सुनकर तो सब एकदम से शांत हो गए थे और सब अपना सलाइवा गटकने लगे थे। तो लकी ने भी झटके से उसे धकेल दिया और फिर खड़े होते हुए अपने आदमियों से गुस्से से बोलता है कि सबको बाहर लेकर आओ, सर आते ही होंगे, अब उनका टाइम हो गया है। तुम्हें पता है ना कि सर को इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए इन सबको जल्दी से बाहर लेकर आओ। ये सुनकर तो लकी के आदमियों ने भी जल्दी से हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं, और लकी भी बाहर चला जाता है। और तभी गेट के सामने 5 कार आकर रुकती हैं। ये देखकर तो लकी की सांसें भी एक पल के लिए एकदम से थम गई थी, फिर वो भी थोड़ा सा हिम्मत करके आगे जाने लगता है। और तभी पीछे की कार से एक आदमी जल्दी से अपनी गाड़ी से बाहर निकला और फिर जल्दी से आगे की कार के पास आता है और कार के गेट को खोलने लगता है। कार का गेट खुलते ही एक आदमी, जिसकी उम्र लगभग 27 साल की होगी, चेहरे पर बहुत ही ज्यादा रौब भरी आंखें और उस पर ब्लू सन ग्लासेस पहने हुए थे, हल्के से गुलाबी होठ, गोरे से फेस पर हल्की हल्की सी सेटअप दाढ़ी, व्हाइट शर्ट पर ब्लू जैकेट और पैंट बिल्कुल ब्रांडेड, फॉर्मल जूते पहने हुए थे और काफी ज्यादा हैंडसम और डैशिंग लग रहा था, जिसको एक बार कोई देख ले तो किसी की भी सांसें एकदम से थम जाएं। कोई भी उसका दीवाना होने से खुद को रोक नहीं पाएगा। इतना हैंडसम वो लड़का शायद ही किसी ने देखा होगा। सिर्फ फेस ही नहीं, उसकी पूरी बॉडी में कोई भी कमी नहीं थी। बाहर आते ही एकदम से लकी की तरफ वो देखकर बोलता है कि लकी। जैसे ही लकी ने ये सुना, वो एकदम से भागकर उसके सामने आता है और फिर सर झुकाकर हकलाती हुई आवाज में बोलता है कि यस यस एस एस, आप आ गए। तो ऐसे बोलता है कि लकी, मुझे ये डोर खोलने वाले कोई भी काम के नहीं लगते हैं, तुम्हें पता है ना कि मुझे इंतज़ार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। और फिर इसने पूरा 10 सेकंड मुझसे इंतज़ार करवाया है गाड़ी में, तो अब तुम देखो कि इसका क्या करना है। ओके। ये सुनकर तो अब आदमी भी एकदम से कांपने लगा था, जिसने कार का दरवाज़ा अभी अभी एसएस के लिए खोला था, लेकिन अब तो वो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अब अच्छे से जानता था कि एएसएस से अब दया और आशा करना मतलब खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मारना है। एएसएस कभी भी किसी पर दया नहीं करता है, क्योंकि वो एकदम से खौफनाक इंसान है। और दूसरी बार लकी ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर बोलता है कि सर सर वो लोग अंदर ही हैं, आप बस बता दीजिए कि क्या करना है उनके साथ, आपका काम हो जाएगा। ये सुनकर तो एएस बोलता है कि लकी, तुम जानते हो ना कि सजा के वक्त मैं खुद रहता हूँ, जिससे अपने दुश्मन की आंखों में अपने लिए डर देख सकूं, इसीलिए मैं किसी के हाथों से आप सजा नहीं दिलवाना चाहता हूँ। ये सुनकर तो लकी ने भी फिर से हाँ में अपना सिर
हिला दिया और फिर एएसएस अंदर चला जाता है। लेकिन लकी जो बाहर ही खड़े होकर अपने आदमी की तरफ देखकर कार खोलने वाले आदमी की तरफ इशारा करके बोलता है कि इसको अभी के अभी बेसमेंट में लेकर जाओ, जहाँ पर जंगली डॉग्स रखे गए हैं ना, वहीं पर इसे जाकर छोड़ दो। ये सुनकर तो वो आदमी एकदम से डर जाता है और फिर एकदम से रोंदी जैसी आवाज में चिल्लाकर बोलता है कि लकी लकी यार, मैं तो तेरा सबसे अच्छा दोस्त हूँ ना, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तू ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ, तू मेरे साथ नहीं कर सकता है यार, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए, कभी भी एएस के सामने नहीं आऊंगा, कभी भी नहीं आऊंगा, उसे कुछ भी नहीं पता चलेगा। वो जोर से चिल्लाए जा रहा था लेकिन लकी कुछ भी नहीं बोल रहा था क्योंकि वो अब अपने सर के सामने मजबूर था। वो अपनी आंखें बंद करके एकदम से खड़ा था क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि अगर वो उसे छोड़ देगा तो क्या होगा, क्योंकि गलती से भी एएस से कुछ भी छुपा नहीं रह सकता था। जब वो आदमी को लेकर सब चले जाते हैं तो वो खुद से ही बोलता है कि यार तेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे दोस्त कि तू सिर्फ जंगली कुत्तों के सामने ही जा रहा है, वो सिर्फ तुझे नोच नोच कर खाएंगे, लेकिन उन लोगों के बारे में सोच सोच जो अभी अंदर बंद है, उनके साथ क्या होने वाला है, पता नहीं एएस उसके साथ क्या करेगा, बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान है। इतना बोलकर लकी ने एक लंबी सी सांस ली और फिर अंदर की तरफ चला जाता है। अंदर एएसएस शान से सोफे पर आराम से बैठा था और तभी लकी अंदर आता है। लकी को देखकर एएसएस बोलता है कि लकी, इन लोगों को बहुत ही ज्यादा शौक है ना मेरे खिलाफ जाने का, मेरे सामने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने का। अचंत सिंह शेखावत के खिलाफ जाएंगे ये लोग, मेरी जमीन पर अपने गरीबों वाली फैक्ट्री खड़ी करना चाहते हैं ना ये लोग। तो फिर अब ये सुनकर तो लकी फिर से सर झुकाकर हकलाती हुई आवाज में बोलता है कि एएसएस प्लीज। अचंत्य को देखकर किसी की भी आवाज नहीं निकल रही थी, सब एकदम से डर के मारे कांप रहे थे। वो कहते हैं ना कि मौत से बुरा होता है मौत का इंतजार करना, इसीलिए अब क्रिमिनल्स को फांसी की सजा सुबह के वक्त ही तो होती है जिससे उन्हें वेट ना करना पड़े। और हमेशा की तरह इस बार अचंत भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और यहाँ वो लोग बेचारे पागलों वाला हाल उनका हो चुका था क्योंकि वो लोग अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इससे भी ज्यादा डर तो उन्हें इस बात का हो रहा था कि उनकी मौत होगी कैसे, कैसे अचंत्या उन्हें मारेगा, क्योंकि वो लोग अच्छे से जानते थे अचंत्या की मौत कैसे होती है। वो लोग ये सोच ही रहे थे कि अचंत्या फिर से बोलता है कि चलो अब सस्पेंस को खत्म कर ही देता हूँ तुम लोगों का। इतना बोलकर अचंत्या ने अपने बगल में खड़े एक आदमी की तरफ देखा। वो आदमी बहुत ही ज्यादा सर झुकाकर डर के मारे एक तरफ कोने की तरफ खड़ा था, कमरे की तरफ चला गया और सब लोग उसी रूम की तरफ देखने लगते हैं। तभी वो आदमी एक बॉक्स को लेकर बाहर आता है। फिर अचंत्या ने भी बड़े ही स्टाइल में लकी की तरफ देखा और फिर अपना सिर लेफ्ट साइड पर झुकाकर फोड़ो और फिर राइट साइड सर झुकाकर फोड़ो, ये बोलते हुए मिरर वाले रूम में डालकर सबको बंद कर दो। ओके, ये देखकर तो सब आदमी एकदम से सोच में पड़ गए थे कि आखिर अचंत्या इतनी आसानी मौत कैसे दे सकता है उन लोगों को, क्योंकि आज तक अचंत्या ने इतनी आसानी से मौत किसी को भी नहीं दी थी। सब बहुत ज्यादा डर रहे थे लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका भ्रम एकदम से टूटने वाला है। सभी आदमियों को ले जाकर मिरर वाले रूम में बंद कर दिया गया और फिर जिससे जो कुछ भी उनके साथ हो वो सब कोई लाइव देख पाए और सब लोग अच्छे से ये सोच रहे थे कि उनके साथ अब क्या होने वाला है। कि तभी एक आदमी एक बॉक्स लेकर रूम के अंदर आता है और फिर बॉक्स का मुंह एकदम से खोल देता है और खुद बाहर आकर दरवाजे को बाहर से लॉक कर देता है। फिर सब लोग बाहर आके एकदम कांच से सब कुछ देखने लगते हैं कि आखिरकार अंदर हो क्या क्या है। लेकिन सामने का नज़ारा इतना ज़्यादा भयानक होगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। किसी को भी नहीं पता था कि अचंत्य इतनी भयानक मौत इन लोगों को देने वाला है। उस बॉक्स में भी दुनिया भर के कीड़े मकोड़े थे, छिपकली, तिलचट्टा, तेतैया, जोंक, ढोले और भी न जाने जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं जो भी इंसान को एकदम से खून पीकर नोच नोच कर खाते हैं, ऐसे सारे मकोड़े उस बॉक्स में थे और सभी निकलकर अब उन आदमियों की पूरी बॉडी पर फैल गए थे। सब उन बॉडियों को एकदम से नोचने लगे थे, कुछ नाक में घुस गए थे तो कुछ कान में घुस गए थे, कुछ आंखों में तो कुछ मुंह में। सब एक धर से उधर भाग रहे थे, बहुत ही ज्यादा बिलख रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे क्योंकि वो सब मकोड़े उनकी बॉडी को नोच रहे थे। क्योंकि वो लोग कहीं पर अब भाग भी नहीं पा रहे थे इसीलिए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। यहाँ तक कि जो लोग बाहर खड़े थे उनसे भी ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी बॉडी पर भी कीड़े ही रेंग रहे हैं, लेकिन वो लोग वहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते थे, यहाँ तक कि वो हिल भी नहीं सकते थे क्योंकि अचंत्या उनको भी उसी रूम में बंद कर देता अगर इसीलिए कोई भी वहाँ से हिलता भी नहीं था जब भी अचंत्या किसी को मौत देता था। इसलिए सब मजबूरी में वो सब कुछ देख रहे थे, सबको समस्या हो रही थी सब कुछ देखने में। लेकिन अचंत्या तो ये सब कुछ ऐसे देख रहा था कि जैसे उसकी पसंदीदा फिल्म चल रही हो। सोफे पर बैठकर अंदर के नज़ारे को देख रहा था और पॉपकॉर्न खा रहा था। फिर जब सबकी आवाज़ें एकदम से बंद हो जाती हैं तो वो एकदम से सोफे से उठा
था और लकी की तरफ देखकर बोलता है कि ये सब यहाँ से साफ हो जाना चाहिए जल्द से जल्द। तुम्हें पता है ना कि मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए जल्द से जल्द इन सब को सफाई करवाओ यहाँ पर। यह सुनकर लकी ने भी फिर से जल्दी से अपना सिर झुकाकर हाँ में अपने सिर हिला दिया। अचानक वहाँ से जाने लगा और तभी एक लड़की वहाँ पर आ जाती है। लड़की ने अभी शॉर्ट्स कपड़े पहने हुए थे और फेस पर काफ़ी ज़्यादा मेकअप किया हुआ था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। वो अचांत्या की तरफ देखकर जल्दी से उसके पास आती है और बोलती है कि हे अचांत्या, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी दीवानी हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ यार। क्या तुम मुझे थोड़ा सा टाइम भी नहीं दे सकते हो क्या? मैं तो तुम्हारे पीछे पागल हूँ, पागलों की तरह घूमती हूँ तुम्हारे पीछे, मगर फिर भी थोड़ा सा पास आते हो। और फिर उसने भी अपने कपड़ों को अपने क्लीवेज के नीचे करते हुए बोलती है कि देखो ना मैं कितनी ज़्यादा खूबसूरत हूँ, कितनी ज़्यादा स्मार्ट लग रही हूँ, लोग मुझ पर मरते हैं मरते, मेरे पास आने के लिए तरसते हैं, लेकिन तुम यार, तुम तो एक बार देखते भी नहीं हो मेरी तरफ। लेकिन इसके पहले कि वो अभी अचंत्या के पास आ पाती, अचंत्या ने लकी की तरफ घूर कर देखा और फिर लकी भी समझ गया था और फिर लड़की को पकड़ लेता है, वो भी लड़की जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लकी की तरफ घूर रही थी। फिर अचंत्या बिना लड़की की तरफ देखकर बोलता है कि लकी, मुझे लगता है कि ये अपनी जवानी झेल नहीं पा रही है, तो जरा इनका उपचार कर दो, क्योंकि इनको भी बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है ना, तो इसलिए दोबारा ये मेरे पास नहीं आनी चाहिए। लकी भी अपनी आदमियों की तरफ देख के बोलता है कि ले जाओ उसको, और हाँ फिर जब मन भर जाए ना तो फिर भूखे शेर के सामने छोड़ देना चाहकर इसे। इतना बोलकर लकी ने भी लड़की को अपने आदमियों की तरफ ढकेल दिया और वो खुद अचंत्या के पास पीछे आकर चलने लगता है। अचंत्या आगे आगे चल रहा था। अचंत्या ने भी अब बड़े ही स्टाइल के साथ अपने सन ग्लासेस पहने और सीधा अपनी कार की तरफ निकल जाता है। अचंत्या ने लड़की को अपने आदमियों के हवाले कर दिया था और फिर बाहर आकर बहुत ही अकड़ के साथ अपनी कार में बैठ जाता है। फिर वो अपने मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोलता है कि यार क्यों ऐसे आसपास भटकती हो जो तुम्हें ऐसी मौत देनी पड़े। मुझे ऐसी कोई लड़की नहीं बनी है जिसको देखकर अचंत्य सिंह शेखावत मर मिटे, जिसकी खूबसूरती अचंत्य सिंह शेखावत को नहीं हिला सकती है। किसी की भी इतनी औकात नहीं है जो अचंत्य सिंह के प्यार को जीत सके। प्यार नाम जैसी चीज तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। अचंत्या को पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन। अचंत्य सिंह शेखावत को कोई भी लड़की हिला नहीं सकती है। फिर उसने ड्राइवर से कहा कि कार मेंशन की तरफ लेकर चलो। यह सुनकर तो ड्राइवर ने भी जल्दी से कार अचंत्या के घर की तरफ घुमा दी। ड्राइवर ने भी मेंशन के सामने 5 ही मिनट के बाद कार आकर रोक दी थी, लेकिन वो डर बहुत ज़्यादा रहा था कि अचंत्या से वो कैसे कहेगी, क्योंकि अचंत्या अपनी आंख बंद करके कार की सीट पर आराम से सो रहा था। अगर उसने अचंत्या को जगाया तब भी उसकी मौत पक्की है, और अगर नहीं जगाया तब भी उसकी मौत पक्की है। तब वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, और तभी अचंत्या अपनी आंखों को बंद किए ही ये बोलता है कि क्या हुआ, मेंशन आ गया क्या? ये सुनकर तो अचंत्या के ड्राइवर बोलता है कि तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो तुम, बोलना चाहिए ना कि मेंशन आ गया है। ये सुनकर ड्राइवर ने डर से अपना सर हिलाया और फिर तभी लकी ने भी डोर ओपन किया। तो अचंत्या बाहर आते हुए बोलता है कि लकी, मुझे लगता है कि इसे जुबान की ज़रूरत है, इसे जुबान इसके अंदर नहीं रह गई है, अब तुम सोच लो कि इसका क्या करना है। इतना बोलकर अचंत्या भी सीधा अपने मेंशन के अंदर चला जाता है। इधर ड्राइवर की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी, उसे अब बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। ड्राइवर लकी की तरफ बेबसी नज़रों से देखने लगता है और गिड़गिड़ाने लगता है। तभी लकी बोलता है कि तुम सब अच्छे से जानते हो ना कि एएसएस को फिर भी तुम ऐसी हरकतें करते हो। यह सुनकर ड्राइवर बोलता है कि आप अपना काम कीजिए सर, मैं रेडी हूँ अपनी जुबान कटवाने के लिए। कम से कम इस बार उन्होंने मेरी किसी बेटी को तो टारगेट नहीं किया है ना, कम से कम मेरी बेटी तो बच जाए कि आप मेरी जुबान काट लीजिए। ये सुनकर लकी ने भी अपनी एक आदमी की तरफ देखा और फिर ड्राइवर को लेकर चला जाता है। फिर लकी भी अपनी आंखें बंद करके खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोलता है कि यार क्या करें, इनके लिए कोई भी नहीं है क्या जो इनके दिल में प्यार जगा दे। हे भगवान, कोई तो भेजो जो इनको भी सुधार दे, जो इनके दिल में अपने लिए प्यार बना सके। क्या ये ऐसे ही रहेंगे क्या ये कभी भी नहीं सुधर सकते हैं क्या? इधर अचंत्या भी अपने घर में आ जाता है। अचंत्या का आलीशान घर था, किसी राजे के महल से कम नहीं लग रहा था। उसका घर ऐसा था जो एक बार देखता उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। साइड साइड में बड़े बड़े आलीशान सोफे जिस पर स्पैंची कुशन रखे हुए थे। घर पूरा वाइट चीजों से भरा हुआ था, लेकिन बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। और फिर भी अचंत्या अपने कमरे के अंदर जब आता है, अचंत्या का कमरा तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। चारों तरफ से वॉल ग्लासेस लगे हुए थे, उसके ऊपर व्हाइट कंस्टेंट एकदम से मैच कर रहा था। सब बहुत ही ज्यादा अच्छे से पर्दे लगे थे, व्हाइट सी सीनरी लगी थी। रूम के बीचों बीच में एक किंग साइज का बेड पड़ा हुआ था, जिस पर 4 बड़े बड़े कुशन्स रखे हुए थे। बेड के पीछे वाली दीवार पर अचंत्या की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें अचंत्या अपनी शर्ट के स्लीव्स के बटन को पकड़े हुए नीचे की
तरफ देख रहा था। उसमें अचंत्या सच में एकदम हीरो की तरह लग रहा था। लेफ्ट साइड में अचंत्या का वॉशरूम था जो कि बहुत बड़ा था और उसके जस्ट साइड में उसका बड़ा सा अलमारी रखा हुआ था, जिसमें एक तरफ के रोलर में अचंत्या के सारे जॉगिंग्स के कपड़े रखे थे, दूसरे साइड में यूएस के बिजनेस सूट रखे थे, 3D में उसके कैजुअल कपड़े रखे थे और फोर्थ में उसके नाइट वेयर कपड़े रखे थे, फिफ्थ में कुछ ऐसे कपड़े रखे थे जिसको अचंत्या ने कभी भी हाथ नहीं लगाया था। और ऐसे ही उसके घड़ी के रोलर थे, जूते थे, स्लीपर से सनग्लासेस, टाई, सारी चीजों का कॉम्बिनेशन उसके पास था। अचंत्या के पास ऐसी कोई भी दुनिया की चीज नहीं थी जो उसके पास ना हो। अचंत्या ने एक नजर अपने रूम की तरफ गौर से देखा और फिर चुपचाप से जाके अपने बिस्तर पर वैसे के वैसे ही पेट के बल आराम से सो जाता है। तो ये रहा हमारे हीरो का आपका इंट्रोडक्शन। कैसा लगा अचंत्य सिंह शेखावत का नेचर, जो शायद ही कोई बदल पाएगा। कुछ वक्त के बाद लकी अचंत्य के रूम में आता है, क्योंकि सिर्फ लकी ही है जो अचंत्य के रूम में आने की परमिशन मिली है, क्योंकि उसके अलावा अचंत्य के रूम में कोई भी नहीं जा सकता है। सिर्फ साफ सफाई होती है तो लकी खुद ही खड़ा रहता है। जब उसके कमरे की सफाई होती है, लकी और अचंत्या के जूते उतार देता है और फिर अचंत्या को भी कंबल से अच्छे से कवर करके लाइट ऑफ कर देता है और फिर वो भी बाहर आकर अचंत्या के रूम के बाहर लॉक करके बोलता है कि क्यों क्यों एएस आपने खुद को इतना ज़्यादा पत्थर बना लिया है, क्यों? क्या आप में वो सारी चीज़ें वापस से नहीं आ सकती हैं? जब आप 22 साल के थे तब से आपको देख रहा हूँ मैं, वो खुशी कहाँ चली गई है? कहाँ चली गई? कहाँ गया है वो अचंत्या जिसके आने से सबके चेहरे एकदम से खिल जाते थे, जो कभी कभी सबकी जान हुआ करता था, जो अपने परिवार पर इतना प्यार लुटाता था। 5 साल के बाद ये अचंत्या को देख रहा हूँ मैं, कोई ये नहीं कह सकता है कि ये वही अचंत्या है। आज इनको देखने भर से सब एकदम से रूह कांप जाती है सबकी। देखने तो छोड़ो, नाम सुनकर भी सब डरने लगते हैं। फिर वो अपनी आंखें बंद करके अपने आप में ही बोलता है कि काश काश कोई ऐसा आ जाए आपकी लाइफ में जो अचंत्या की लाइफ में एकदम से खुशी ले आए, जो उसे पहले जैसा बना ले, जो अचंत्या को एक बार फिर से प्यार और इंसानियत पर भरोसा दिला दे, जो एक बार फिर से अचंत्या को पहले जैसे बना दे। इतना बोलकर वो अपनी रूम की तरफ चला गया। सुबह का वक्त था, वार्तक कॉलेज। एक लड़की पेपर पर कुछ पढ़ रही थी कि तभी दूसरी लड़की, जिसकी उम्र अभी 23 साल के आसपास में होगी, ब्लैक कलर की जीन्स पर पिंक कलर की जॉर्जेट कुर्ती पहने हुए, उसने अपने बालों को पोनी स्टाइल में बांधा हुआ था, फेस पर थोड़ा थोड़ा सा मेकअप, छोटी सी काली बिंदी, हल्की सी होठों पर लिपस्टिक, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो पेपर पढ़ रही थी। लड़की कंधे पर पीछे से हाथ रखकर बोलती है कि यार यार खनक, क्या देख रही है तू? तू कब से इसे पढ़ रही है? क्या है ऐसा पेपर में जो इतना ज्यादा गौर से पढ़ रही तू? और तभी पेपर पढ़ रही लड़की एकदम से पलट जाती है। उसकी उम्र लगभग 21 साल की होगी। उसकी बड़ी बड़ी सी आंखें, गोल गोल सा चेहरा, आंखों पर बड़ी बड़ी सी पलकें, छोटा सा चेहरा और फिर उस पर पिंक कलर के एक हॉट शेप होठ, गोरा रंग, होठों के पास एक काला सा छोटा तिल जो उसके चेहरे को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। उसके बड़े बड़े भूरे रेशमी बाल जो कि उसकी कमर तक आ रहे थे, लेकिन उसे भी अभी उसने चोटी बनाकर रखा था, लेकिन आगे के कुछ बाल उसके कर्ल स्टाइल में कटे थे। वो बार बार उसके गोरे से सुंदर से फेस पर आ रहे थे, जिसे वो बार बार हटा रही थी। हाइट उसकी लगभग 5 फुट 3 इंच होगी। डार्क ग्रीन कलर का फुल स्लीव का अनारकली सूट पहना हुआ था, जिसमें उसके गोरे हाथ और गोरा बदन उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा निखार दे रहा था। उसकी खूबसूरती को देखकर कोई भी उसके ऊपर फिदा होने को खुद से रोक नहीं पा रहा था। अगर उसे कोई एक बार देखता तो पलट कर जरूर एक बार और देखता। कुल मिलाकर हमारी कनक परी की तरह थी, कोई अप्सरा से कम नहीं थी, बिल्कुल अप्सरा कह सकते हैं उसे। वो बोलती है कि यार श्रेया देखना, हमारा एनुअल फंक्शन है और तू तो अच्छे से जानती है ना कि मुझे घर पर जल्दी जाना होता है, क्योंकि सब घर वाले गुस्सा करने लगते हैं। इसीलिए सोच रही थी कि मेरा परफॉर्मेंस पहले हो जाएगा तो फिर कितना अच्छा होगा, लेकिन देखो ना कि मेरा तो आखिरी कर दिया गया है अब। तब तो बहुत ही ज्यादा सारे लोग चले भी जाएंगे। और तभी पीछे से एक लड़की आती है जिसने अभी व्हाइट कलर की शर्ट, रेड कलर का लॉन्ग स्कर्ट पहना हुआ था। उसने भी अपने बालों का जूड़ा बनाया हुआ था और चेहरे पर बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया था उसने भी, लेकिन मगर अच्छी बहुत ज्यादा लग रही थी। खूबसूरत तो वो लड़की भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन खनक के आगे तो सबकी खूबसूरती एकदम से बेकार हो जाती थी। वो खनक और श्रेया के पास आकर बोलती है कि यार मैंने सुना है कि कोई नए और बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास के पर्सन्स आने वाले हैं आज हमारे एनुअल फंक्शन में, और तेरा परफॉर्मेंस हर साल अच्छा होता है, इसीलिए तुझे आखिरी में रखा गया है ना जब वो लोग आएंगे। ये सुनकर तो श्रेया एकदम से बोलती है कि वैसे तन्वी तुझे किसने ये सब कुछ कहा है? ये सुनकर तो तन्वी बोलती है कि मैंने सुना है खुद प्रिंसिपल सर को, हमारे मैनेजर सर से बात करते हुए। ये बात वो बहुत ही ज्यादा चहकते हुए बोल रही थी। ये सुनकर तो खनक उसके सिर पर मारते हुए बोलती है कि यार तेरी आदत कब
कब जाएगी, कब जाएगी, ऐसे छुप छुप के लोगों की बातें सुनने वाली ये आदत ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ऐसे किसी की भी बातें नहीं सुनते हैं यार। ये सुनकर तन्वी भी अपना सिर सहलाकर बोलती है कि अरे यार, जब अपनी बात हो तो फिर सुन लेना चाहिए ना। और वैसे भी हमारे एनुअल फंक्शन की बात हो रही थी, तब तो मैं सुन ही सकती हूँ ना। ये सुनकर तो सब हंसने लगते हैं और फिर खनक बोलती है कि तन्वी, श्रेया यार, अब ना चलना चाहिए हमें। तुझे तो पता है ना कि मुंबई की ट्रैफिक, और फिर अगर ज़्यादा ट्रैफिक हो गया ना तो फिर तो मुझे ट्रेन से ही जाना पड़ेगा, और लोकल ट्रेन का तो कुछ भी नहीं पता है ना, मैं ना झेल नहीं पाऊंगी वहाँ का इतना ज़्यादा रश। ये सुनकर तो सब ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर खनक के साथ कॉलेज के बाहर आ जाते हैं। तभी खनक, श्रेया और तन्वी के सामने 3 लड़के आकर खड़े हो जाते हैं। उनको देखकर तन्वी थोड़ा सा गुस्से से बोलती है कि यार, ये तो फिर से आ गए खनक, लगता है कि पिछली बार की बेइज्जती भूल गई है। ये सुनकर खनक भी अब दोनों ही फ्रेंड की तरफ देखकर बोलती है कि यार यार, चिंता करने की क्या बात है, भूल गए हैं तो क्या हुआ, हम इन्हें अभी फिर से याद दिला देते हैं। क्यों याद दिला दूं क्या? खनक ने भी ये कहा ही था कि तभी तीनों फिर से एक साथ हंसने लगती हैं। और ये देखकर सामने खड़े तीनों ही लड़के में से एक लड़का आगे आता है और बोलता है, जानती नहीं हो मुझे खनक त्रिपाठी, मैं क्या चीज हूँ। ये सुनकर तो खनक भी बहुत ही स्टाइल के साथ बोलती है कि हाँ हाँ जानती हूँ ना, अभी जल्दी में ही एग्जाम में चीट करते हुए पकड़े गए थे और फिर रिस्ट्रैक्ट भी हो गए थे और 5 दिनों के लिए कॉलेज भी नहीं आए थे, वही हो ना तुम। फिर तन्वी भी आगे आकर दूसरे लड़के की तरफ इशारा करके बोलती है कि और हाँ, तुम तो वही हो ना जो कि गर्ल्स हॉस्टल में घुस गए थे और फिर गर्ल्स ने तुम्हें चोर समझकर बहुत ज़्यादा पीट दिया था, बहुत ज़्यादा पिटाई हुई थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, तुम वही हो ना। ये सुनकर तो लड़कों को एकदम से गुस्सा आ जाता है, उनका गुस्सा बढ़ गया और फिर पहला वाला खनक का हाथ पकड़ने के लिए आगे आया, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ खनक को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाया, खनक ने उसका हाथ बीच में ही पकड़कर उसे पलटकर उसकी पीठ से लगाकर मोड़ दिया और बहुत ही गुस्से से बोलती है कि खनक की मासूमियत पर बिल्कुल भी मत जाना, समझ में नहीं आता है ना, उस दिन तो सिर्फ तुम्हें सबके सामने बस मुर्गा ही बनाया था, अब की बार तुम्हारे इस फोटले चेहरे पर कालिक लगाकर पूरे कॉलेज में घुमा दूंगी, समझ आई ना बात, इसीलिए कह रही हूँ हम तीनों से दूर रहना, समझे तुम। इतना बोलकर खनक ने उसे आगे की तरफ ढकेल दिया और फिर सब के सब वहाँ से चली जाती हैं। तभी वो दूसरा लड़का आगे आकर पहले वाले लड़के से बोलता है कि यार शरद, ये तो धज्जियां उड़ाकर चली गई हमारी, फिर से इसने हमारी बेइज्जती कर दी और हम कुछ भी नहीं कर पाए। ये सुनकर शरद गुस्से से बोलता है कि कभी भी हाथ नहीं लगाने देती है ना ये खुद को खनक त्रिपाठी, तो फिर अब देख मैं क्या करता हूँ इसके साथ, इस एनुअल फंक्शन का इंतजार कर तू बस, फिर देखना ये अपनी अकड़ कैसे मिटा देती है। इतना बोलकर शरद भी डेविल स्माइल करने लगता है। शरद और उसके दोस्तों का मजाक उड़ाकर खनक, श्रेया और तन्वी अपने घर चली गई थी और तभी शरद के साथ जो कि दूसरा लड़का आया था वो आगे आता है और बोलता है कि यार शरद, ये सब तो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर चली जाती हैं और हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, हम ऐसे ही उनको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे तो पूरे कॉलेज में हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। ये सुनकर शरद गुस्से में बोलता है कि नहीं नहीं निखिल, तुझे क्या लगता है कि मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा, ऐसा करता हूँ कि फिर तीसरा लड़का आगे आकर बोलता है कि फिर क्या करेंगे हम शरद, बताओ ना। शरद भी अपनी एक एब्रो उठाकर बोलता है कि सचिन, सचिन ये लड़की बहुत ही ज़्यादा तेज है ना, कभी भी खुद को हाथ नहीं लगाने देती है ना, तो फिर ठीक है, अब तू बस देखता जा कि मैं क्या करता हूँ इसे खनक त्रिपाठी का, इस एनुअल फंक्शन का इंतजार कर, फिर तुझे पता चलेगा कि शरद क्या चीज़ है। इतना बोलकर शरद भी डेविल स्माइल करने लगा और फिर खुद से ही बड़बड़ाता हुआ बोलता है कि फिर देखता हूँ कि तुम्हारा कितना हाथ चलता है, तुम्हें कौन बचाता है, कोई भी नहीं बचा पाएगा इस बार शरद से तुम्हें। खनक त्रिपाठी बहुत ज्यादा अपने अंदर अकड़ रखती हो ना, अब पता चलेगा तुम्हें। खनक का घर, खनक जब घर आती है तो उसने देखा कि पापा हरिवंश और उसके चाचा हरिकांत त्रिपाठी सोफे पर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे और तभी खनक की तरफ देखकर दोनों के चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट आ जाती है, दोनों ही बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगते हैं और तभी उसकी चाची विद्या जी और उसकी मम्मी शोभा जी किचन से बाहर आती हैं। विद्या जी भी हरिकांत जी से बोलती हैं कि देखिए देखिए अभी तक खनक नहीं आई। ये सुनकर तो हरिकांत जी ने भी सामने इशारा किया और फिर विद्या जी भी खनक की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से बोलती हैं कि अरे बेटा, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही हूँ, जाना बेटा, तेरी स्वीटी तुझे बुला रही है, कब से इंतजार कर रही। स्वीटी विद्या जी और हरिकांत जी की बेटी है लेकिन खनक से बड़ी है। और तभी सामने से एक लड़का आता है जिसकी उम्र लगभग 24 साल की रही होगी, देखने में काफी ज्यादा हैंडसम। वो खनक की तरफ आकर बोलता है कि खनक, स्वीटी के कमरे में चल, बात करनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो कब से तेरा इंतजार कर रही है, अब जल्दी
से चल। ये सुनकर खनक को भी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। वो लड़के की तरफ देखकर बहुत ही हैरानी से बोलती है कि अरे रोहन भैया, मेरा जन्मदिन भी नहीं है और ना ही मेरा रिजल्ट आया है। आप सबको मुझसे क्या बात करनी है? आप लोग मुझसे क्या बात करना चाहते हो? तभी रोहन भी, अब खनक का बड़ा भाई था, वो फिर से उसे इंस्ट्रक्शन देते हुए बोलता है कि खनक, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो चलो। तभी दूसरा लड़का भी आता है, वो भी लगभग रोहन की उम्र का ही था। वो बोलता है कि क्योंकि तेरी क्लास जो लेनी है हमें। उसे देखकर खनक एकदम से मुंह बनाकर बोलती है कि अरे राहुल भैया, अगर आप भूल रहे हो तो फिर आपको मैं फिर से बता दूं कि जब आपके रिजल्ट में नंबर कम आते हैं ना, तब आपकी क्लास लगती है। तो मेरा तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया है। राहुल विद्या जी का बेटा है। और तभी एक 6 साल का लड़का छोटा सा मुंह लटकाकर खनक के पास दौड़ते हुए आता है और बोलता है कि दीदी, दीदी आप कहाँ थी इतनी देर से? मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया है, मैं कब से आपका वेट कर रहा था। ये सुनकर खनक उसके सामने बैठकर अपने बैग से एक चॉकलेट निकालकर उसे देते हुए प्यार से बोलती है कि अरे मेरा छोटा सा क्रश, इसीलिए तो तुम ना दीदी को याद नहीं किया होगा तुमने, मुझे पता है, इसीलिए याद किया है ना। चॉकलेट लेते ही क्रश बोलता है कि आप मेरी सबसे प्यारी दीदी हो दीदी। इतना बोलकर क्रश ने भी खनक के गाल पर एक छोटी सी किस किया और सीधा अपने कमरे की तरफ भाग गया। क्रश विज्ञा जी का छोटा बेटा है, लेकिन जो भी है सब खनक से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और खनक भी अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। फिर खनक सबकी तरफ देखकर बोलती है कि मैं दी से मिलकर आती हूँ। इतना बोलकर वो अपने रूम के अंदर चली जाती है। रूम में जाकर देखा तो स्वीटी काफ़ी ज़्यादा गुमसुम सी बेड पर बैठी हुई थी। ये देखकर खनक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, तो वो भी जल्दी से पीछे से स्वीटी को पकड़कर प्यार से बोलती है कि मेरी स्वीटी दी, क्या हुआ है आपको? ऐसे क्यों बैठी हो इतना ज़्यादा उदास होकर? ये सुनकर स्वीटी भी जल्दी से पलटकर खनक को अपने पास बैठाकर बोलती है कि यही तो बात है ना खनक, यही बात है कि तुझे कुछ पता नहीं होता है कि मैं क्यों उदास हूँ, मैं क्यों ऐसे बैठी हूँ, घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ये सुनकर खनक भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होकर बोलती है कि अरे स्वीटी दीदी, क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों बोल रही हो? बताओ ना क्या हुआ है। और तभी रोहन बोलता है कि देख खनक, जो बात हम तुझसे अभी करने जा रहे हैं ना, बहुत ही ध्यान से सुन लियो इसे। पहली बात तो हम अच्छे से समझ रहे हैं तेरी भावनाओं को, हमें पता है कि तू इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है, लेकिन तू बिना बताए समझे किसी को भी रिजेक्ट मत करना। ये सुनकर तो खनक भी अब काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई थी और वो बोलती है कि क्या बात है भैया, आप सब ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? कोई गंभीर बात है क्या? अगर कोई गंभीर बात है तो जल्दी से बताइए ना कि हुआ क्या है। राहुल भी खनक का हाथ पकड़कर बोलता है कि देख खनक, हमें पता है कि तू सच का साथ ही देती है, कभी भी झूठ नहीं बोलती है और कभी भी नहीं डरती है किसी से भी, लेकिन अभी बात हमारी फैमिली की आ गई है तो फिर अब हमें थोड़ा सा दिमाग से काम लेना ही पड़ेगा। खनक भी अब सबकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। और तभी रोहन फिर से बोलता है कि तुझे याद है ना कि पापा और चाचा दोनों ही जब इंदौर से लौट रहे थे, तब एएसएस के आदमी ने एक आदमी को मार दिया था और पापा और चाची ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। और ये सुनकर तो खनक एकदम से बोलती है कि हाँ हाँ याद है मुझे, पापा और चाची जी ही तो उसके हाई विटनेस है ना। ये सुनकर तो रोहन भी एकदम से बोलता है कि खनक, खनक डेट है कल उस केस की, तो फिर हो सकता है कि आज एएसएस के आदमी आए और पापा और चाचा जी या चाची जी को धमकी दे जाएं, इसीलिए हम तुझसे इसी मामले में बात करना चाहते हैं। तू ना बीच में बिल्कुल भी मत बोलियो, अगर तूने बोल दिया ना तो सच में बहुत ही ज़्यादा बवाल हो जाएगा, बवाल। ये सुनकर तो खनक भी अब थोड़ा सा गुस्से में अपने भाई बहन की तरफ देखकर बोलती है कि लेकिन ऐसे कैसे, वो कुछ भी करेंगे और हम चुप बैठेंगे? बिल्कुल भी नहीं भैया, मेरा बोलना तो तय है। ये सुनकर स्वीटी बोलती है कि यही बात तो मैं भी समझा रही हूँ कि हम दोनों चुप नहीं रहेंगे, बिल्कुल भी हम चुप नहीं रहेंगे। क्यों रहेंगे चुप? लेकिन मेरी बात तो कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ये सुनकर तो राहुल एकदम से बोलता है कि अरे यार, अब तुम शांत हो जाओ प्लीज़, प्लीज़ मेरी झांसी की रानियों, अब तुम लोग शांत हो जाओ। जब रोहन को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा सख्ती से बोलता है कि खनक और स्वीटी, तुम दोनों से कह रहा हूँ मैं, कोई भी बीच में नहीं आएगा, कोई भी पटर पटर नहीं करेगा। अब चुपचाप से खाना खाने के लिए चलो, समझे तुम सब। यह सुनकर तो ना चाहते हुए भी खनक और स्वीटी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी और फिर चुपचाप से खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ जाती हैं। सब खाना खा रहे थे, लेकिन खनक के दिमाग में तो कुछ अलग ही चल रहा था कि आखिर ये एस इतना बुरा इंसान क्यों है, आखिरकार वो इतना ज़्यादा जल्लाद इंसान क्यों है। खनक ने आज तक एएसएस को कभी भी नहीं देखा था, सिर्फ उसके बारे में सुना ही था। इनफैक्ट खनक की फैमिली ने भी, किसी ने भी अब एएसएस को आज तक नहीं देखा था। खनक ने भी ये सोच लिया था कि जैसा रोहन और राहुल ने कहा है अब वैसा ही वो करेगा। इतना सोचकर वो चुपचाप से खाना खाने लगती है। खाना खाकर स्वीटी और खनक दोनों ही अपने रूम के अंदर चली जाती हैं। इधर हरिवंश जी और हरिकांत जी भी आपस में बातें कर रहे थे और तभी एकदम से बेल बजती है। ये देखकर शोभा जी भी दरवाज़ा खोलने के लिए आगे आ जाती हैं और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला वो एकदम
एकदम से शॉक्ड हो गई थी। हरिवंश जी और हरिचंद जी एकदम से बोलते हैं कि क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रही हो, कौन है सामने। शोभा जी कुछ बोलती कि तभी तक एक आदमी अंदर आता है और उसके पीछे अचानक ब्लू कलर की शर्ट और व्हाइट कलर का पैंट और फॉर्मल से शूज पहने हुए अंदर की तरफ आ रहा था। बहुत ही ज्यादा रौब उसके चेहरे पर झलक रहा था। उसे देखकर सब लोग एकदम से शॉक्ड हो गए थे और तभी स्वीटी ने भी रूम से अचंते को देख लिया था और वो एकदम से बोलती है कि खनक, खनक ये कौन है यार, बड़ा ही ज्यादा हैंडसम है, बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा है ये सुनकर तो खनक भी अब उसे देखने के लिए अपने कमरे के दरवाजे पर आ जाती है कि अचंते को एक बार वो भी देख तो ले। वो भी एकदम से देखती रह गई थी जब उसने अचंते को देखा। सच में नॉर्मल कपड़ों में भी अचंते बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा था। और तभी अचंते के पीछे से लकी अंदर आता है और बोलता है कि पहचाना नहीं आप सबने, ये है हमारे एएसएस। अचंते का नाम सुनकर एक बार के लिए सबकी सांसें एकदम से सूख गई थी और अचंते चुपचाप से आकर सोफे पर बैठ गया और हरिश्चंद जी की तरफ देखकर बोलता है कि बैठ जाइए त्रिपाठी जी, आपका ही घर है ये, मगर शायद अब आगे नहीं रहेगा। ये सुनकर तो हरिश्चंद जी बोलते हैं कि ये क्या बदतमीजी है, आप सब ऐसे हमारे घर में नहीं घुस सकते हैं, वो भी इतनी रात को आप लोग हमारे घर में क्यों घुस कर आए हैं। ये सुनकर तो अचंते भी अब सामने रखी खनक की बुक्स को देखकर बोलता है कि सच में आप सब बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हमेशा सच का साथ भी देते हैं, लेकिन अब मेरी क्या गलती थी त्रिपाठी जी, वो आदमी मेरे सामने आकर मुझे ही चैलेंज कर रहा था और फिर उसे मेरे काम से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम भी हो रही थी। ये सुनकर तो हरिकांत जी भी एकदम से आकर बोलते हैं कि वो एक ईमानदार पुलिस वाले थे, एक ईमानदार पुलिस अधिकारी था वो, और कोई आवाज उठाए ना उठाए हम जरूर उठाएंगे, हम जरूर सबको सच बताएंगे। ये सुनकर तो अचंत ने एक नजर हरिकांत जी की तरफ घूर कर देखा और फिर लकी की तरफ देखकर बोलता है कि लकी, एक मिडिल क्लास आदमी की सबसे प्यारी चीज क्या होती है बताओ मुझे। तो लकी ने भी थोड़ा सा स्माइल करते हुए और मगर डरते हुए बोलता है कि सर उसका परिवार और उसका घर। ये सुनकर तो अचंत भी अपनी उंगलियां दिखाते हुए बोलता है कि तो ठीक है, तो तुम्हें पता है ना कि क्या करना है अब। ये सुनकर लकी ने भी अपने आदमियों की तरफ इशारा किया तो उसके आदमी सभी बिना सोचे समझे ही घर का सारा सामान तोड़ने लगते हैं। ये देखकर रोहन एकदम से बोलता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये सब कुछ क्या है, चुपचाप से मेरे घर से चले जाओ अभी के अभी, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, बहुत ही बुरा अंजाम होगा इसका। अभी राहुल भी आगे आ जाता है। राहुल और रोहन को देखकर अचंत्या एकदम से बोलता है कि ओ हो, तो बुढ़ापे की लाठियां भी यहीं पर हैं, अच्छी बात है कि बुढ़ापे की लाठियां भी हमारे सामने आ गई। इतना बोलकर अचंत्या ने भी लकी की तरफ देखा और फिर लकी ने भी अपने आदमियों की तरफ देखा और फिर इशारे में ही कुछ कहा। सारे आदमी जल्दी से अब आते हैं और रोहन और राहुल दोनों को ही मारने लगते हैं। रोहन और राहुल भी खुद को बचाने के लिए फाइट कर रहे थे, दोनों ही आपस में अब लड़ने लगते हैं और लेकिन अचंत्या के आदमी के सामने टिकना इतना भी आसान नहीं था। राहुल और रोहन दोनों ही अब खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर शोभा जी और विद्या जी भी आगे आके सबको रोकने लगती हैं और अचंत्या के आदमियों ने भी अब उन्हें ढकेल दिया था जिससे वो भी जाकर जमीन पर गिर जाती हैं। ये देखकर स्वीटी बोलती है कि खनक, खनक पापा और बड़े पापा अचंत्या के आदमी हरिश्चंद और हरिकांत जी को भी ढकेल रहे हैं यार, मार रहे हैं, अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। ये देखकर खनक एकदम से बोलती है कि दी आप क्रश को देखो, मुझे जाना ही होगा, लगता है कि अब ये ऐसे नहीं मानेंगे। ये सुनकर स्वीटी ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर खनक भी अब जल्दी जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है। एक तरफ कुछ गुंडे रोहन और राहुल को मार रहे थे और दूसरी तरफ हरिश्चंद जी और हरिकांत जी को घसीट रहे थे और अचंत्य जो चुपचाप सोफे पर बैठकर शान से आराम से ये सारा नजारा देख रहा था। तभी अचानक से वहां पर खनक आ जाती है और गुंडों को ढकेल कर अपने पापा को उठाने लगती है और सिर्फ रोई जा रही थी कि तभी एक गुंडे ने उसे पकड़कर ढकेल दिया। खनक फिर से उठती है और गुंडों को ढकेल कर बोलती है कि छोड़ दीजिए मेरे पापा को और मेरे चाचा जी को, ऐसे ये क्या बदतमीजी है, क्यों परेशान कर रहे हो आप लोग हमें, छोड़ दीजिए, चले जाइए यहाँ से प्लीज प्लीज, मैं आप सबके हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दीजिए मेरे पापा को। वो बहुत ही ज्यादा रो रही थी लेकिन उसकी पीठ अचंत्या की तरफ थी और अचंत्या इरिटेट बहुत ही ज्यादा हो रहा था खनक के ऐसे रोकने से। खनक के बाल भी खुले हुए थे जो कमर तक आ रहे थे। फिर अचानक से अचंत्या उठता है और खनक की तरफ बढ़ जाता है। अचंत्या ने भी खनक को पीछे से बालों से पकड़ लिया था और पीछे की तरफ घसीट कर कुछ दूर पर लेकर आया और फिर उसे अपनी तरफ एकदम से पलट देता है। अचंत्या के हाथ खनक के बालों पर थे और अचंत्या ने उसे अपनी तरफ जैसे ही पलट दिया लेकिन खनक के बाल इतनी सिल्की थे कि तभी खनक का चेहरा अचंत्या की तरफ होकर भी अचंत्य का उसका चेहरा नहीं देख पाया था। उसके बाल उसके चेहरे पर आ गए थे क्योंकि उसके बाल उसके गाल पर आ गए थे, इसीलिए खनक का पूरा चेहरा उसके बालों की वजह से ढक गया था। लेकिन अचंत्या की नज़र खनक की आंखों पर थी, बड़ी बड़ी आंखें जो कि रोने की वजह से लाल हो गई थी। उसके ऊपर उसकी बड़ी बड़ी सी भीगी भीगी सी पलकें, रोने से उसका पूरा चेहरा एक
एकदम से लाल पड़ गया था। अचिंत्य अभी भी खनक को ही देखे जा रहा था कि खनक के बाल उसके चेहरे पर से फिसल गए और फिर ऐसे ही होते ही अचिंत्य को खनक का पूरा चेहरा दिखाई देने लगा था। अचिंत्य भी अब खनक की खूबसूरती को देखने लगा था। वो तो उसकी आंखों में एकदम से खो गया था। रोने की वजह से उसकी आंखें भी एकदम से लाल हो गई थी। गाल, नाक, होंठ सब कुछ लाल हो गया था और अचिंत्य की नज़र तो अब जैसे खनक के होंठों पर ही आकर टिक गई थी। वो चाह के भी अपनी नज़र खनक पर से नहीं हटा पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ एकदम से थम गया हो। अचिंत्य के दिल की धड़कनें एकदम से थम गई थी। आज अचिंत्य का दिल पहली बार किसी लड़की को देखकर इतने जोरों से धड़क रहा था कि उसका दिल सच में ऐसा लग रहा था कि बाहर ही निकल आएगा। और खनक अचिंत्य के हाथ को बार बार अपने बालों से हटाने की कोशिश कर रही थी, उसे खुद से दूर ढकेल रही थी क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था और अचिंत्य का इतना करीब होकर उसे देखना उसे और भी ज़्यादा डरा रहा था। लेकिन अचिंत्य तो खनक की खूबसूरती में एकदम से खो गया था। तो दोस्तों, ये रही हमारी एक नई कहानी नफरत से मोहब्बत। कैसा लगा आपको पहला इंट्रोडक्शन? अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर कैसा होगा एरोगेंट, गुस्सेल और घमंडी अचिंत्य सिंह शेखावत के एटीट्यूड पर खनक की खूबसूरती और मासूमियत का असर क्या हो जाएगा? अचिंत्य को खनक से प्यार, क्या होगा खनक को अचिंत्य से प्यार, या फिर आएगा एक नया ट्विस्ट? कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। प्लीज़ आप लोग इस कहानी को ज़रूर पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के एपिसोड में।